विशाल, कहाँ जा रहा है बेटा? कुछ जवाब तो दे, कहाँ जा रहा है? रात को 2 बजे तो घर आया है तू, 12 बजे तक सोया था, ना नाश्ता किया है ना कुछ, ऐसे ही बाहर जा रहा है। ये तो बता कहाँ जा रहा है? कुछ काम है। क्या काम है? दुकान पे तो कुछ काम करता है नहीं तू, सिर्फ सोने के लिए घर आता है। अरे कुछ बिना बोले ही चला गया। दांत में दम करके रखा है इस लड़के ने। आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं? सारे शहर में मेरी पगड़ी उछाल चुका है वो। उनको तो कैसे रोकूं उसे? माँ, ये भाई की उधारी का नाटक बहुत बढ़ चुका है। घर से पैसे मिलने बंद हो गए तो बाहर हाथ फैलाने लगे हैं वो। अभी पिछले हफ्ते की बात है, करमवीर जी दुकान पर आए थे। जी बोली करमवीर जी। बेटा, बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारे बाबूजी से ही की जाए तो ठीक होगा। सबके सामने ऐसी बात करना ठीक नहीं। जी। अमरनाथ जी, आप ठहरे शहर के नामचीन जौहरी। अब आपका बेटा रुपए मांगने आया था, मना कैसे करता? बिना सोचे 5 लाख रुपए उठा के दे दिए। क्षमा कीजिएगा करमवीर जी, लेकिन इस बेटे ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके रुपए आपको अभी मिल जाएंगे। न जाने क्या क्या सुनने में आ रहा है विशाल के बारे में, पर अगर मुझे पता होता कि आपने पैसा देना बंद कर दिया है तो मैं कभी उसकी मदद नहीं करता। बस बस करमवीर जी, और ज्यादा शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। जी सेठ जी। गोवर्धन, सेठ जी को 5 लाख रुपए दे दो। जी सेठ जी। करमवीर जी, अगली बार अगर मेरा बेटा आपके पास पैसे मांगने आए तो उसे कोई मदद मत कीजिएगा। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा अमरनाथ जी। चलता हूं। क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? कहने को तो बड़ा लड़का है पर किसी काम का नहीं है। एक अमीर बाप जिसका अपने शहर में नाम है, इज्जत है, अपने बड़े बेटे की करतूतों से परेशान था। बेटा कोई 15-16 साल का नहीं, 30 बरस का जवान था, नशे का आदी था। माँ बाप और छोटे भाई सबके लिए विशाल को यह समझाना बहुत मुश्किल था कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और एक दिन विशाल दोपहर में घर से बाहर निकला और अगले दिन सुबह तक घर नहीं लौटा। क्या यह कोई दस्तक थी? क्या कुछ ऐसा हो चुका था जिसकी दस्तक शायद घर में सबने सुनी थी? नहीं माँ जी, विशाल भैया तो रात को घर आए ही नहीं। रिंग तो ऊपर ही बज रही है, जा जरा देख कर तो आ। जी माँ जी। माँ जी, विशाल भैया तो फोन घर पर ही छोड़ गए। क्या? फोन तो यही है, मगर विशाल है कहाँ ये लड़का? पड़ा होगा कहीं नशे में। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि विशाल घर नहीं आया है। कितनी भी देर हो जाए वो घर जरूर आता है। कोई नया नशा मिल गया होगा जिससे घर का रास्ता ही भूल गया। आपको हो ना हो मुझे चिंता हो रही है उसकी। माँ,
आ जाएंगे भैया, किसी से उधार ले लिया हुआ, पैसे खत्म होंगे तो अपने आप चले आएंगे। फोन भी तो लेकर नहीं गया है। ठीक है, ज्यादा चिंता मत करो, मैं गोवर्धन को भेजता हूँ, वो सारे ठिकाने जानता है उसके। पड़े होंगे वो नारायण चौक के पीछे वाली चाली में, आजकल वही ठिकाना है उनका नया। वीरेन, अब मुझे चिंता होने लगी। वो वहां भी नहीं है जहाँ हमेशा जाता है, कहीं कुछ हो न गया। और क्या बुरा होना है, जितना बुरा होना तो हो चुका है। कैसी बातें कर रहे हो वीरेन, बड़ा भाई है वो तुम्हारा। तेरी माँ की चिंता वाजिब है, वो कितना भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन कम से कम रात को तो घर वापस आ जाता था। ठीक है, माँ की तसल्ली के लिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। सर सच कहूँ तो विशाल भैया नशे के आदी थे, ड्रग्स, दारू, कुछ भी। कितने सालों से? काफी सालों से, लेकिन हमें 5 साल पहले ही ये बात का पता चला। वो जहाँ जहाँ जाता है वो सारे ठिकाने देख लिए आपने? जहाँ जहाँ विशाल जी को ढूंढना पड़ता था वहाँ सब जगह गया और पूछताछ भी की। पता चला वो नारायण चौक आई नहीं, और उनके 2 साथी चरण और बाबू वो भी नहीं मिले। चरण और बाबू, ये दोनों भी नशेड़ी हैं? जी साहब, विशाल जी हमेशा उन्हीं के साथ रहते थे। कल दोपहर 1 बजे घर से गए जी। और अपनी माँ को कुछ बता के नहीं गया कि कहाँ जा रहा है? नहीं। और अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ के गया? जी, माँ ने सुबह फ़ोन लगाया तो फ़ोन घर पर ही था, शायद भूल गया होगा। सिंह, फ़ोन की लोकेशन पता करो, वेरीफाई करो कि फ़ोन रात को घर पर ही था या वो रात को बाहर से घर पर कहीं आया और उसके बाद कुछ हुआ। सर एक बात है जो मैंने अब तक किसी को बताई नहीं। क्या? विशाल जी कल दोपहर 1:30 बजे दुकान पर आए थे। विशाल दुकान पर आया था? जी सेठ जी। ये बात तुमने अब तक छिपाई? गोल्डन, कल से अब तक तुम कुछ बोले ही नहीं। सेठ जी, विशाल जी को रुपयों की जरूरत थी। गोवर्धन जी, पिताजी ने सारे रास्ते बंद कर दिए, कहीं कोई उधार देता ही नहीं। विशाल जी, सेठ जी तो आपके भले के लिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं आप सही रास्ते पर आ जाओ। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं खुदकुशी कर लूंगा और जिम्मेदार आप होंगे। विशाल जी, मैं नौकर आदमी हूँ, मुझे क्यों फंसा रहे हैं? आप समझने की कोशिश करिए विशाल जी, अपनी जिंदगी बर्बाद कर कर आपको क्या मिलेगा? सेठ जी का, परिवार का, सबका नाम खराब हो रहा है विशाल जी। देखो गोवर्धन, सिर्फ 2 लाख की तो बात है और आपके लिए क्या मुश्किल है। देखिए, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो वो लोग मुझे मार देंगे। प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लीजिए। विशाल जी, मेरे पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? सेठ जी को पता चल गया तो? पिताजी को कुछ नहीं पता चलेगा, सिर्फ 2 लाख की तो बात है। आपके लिए क्या मुश्किल है? दे दीजिए ना, दे दीजिए ना। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्या करूं। विशाल जी हाथ जोड़ रहे थे, मालिक का बेटा जिंदगी की भीख मांग रहा था। मैं कमजोर पड़ गया जी और मैंने 2 लाख रुपए उसे दे दिया। क्या किया तुमने गोवर्धन? मुझे तो बता दे, उसे मेरे पास ले आते तुम। सेठ जी बहुत बुरी हालत में थे वो। उनकी हालत कब बुरी नहीं होती गोवर्धन अंकल, आपको बिल्कुल उन पर तरस नहीं खाना चाहिए था। मजबूरी थी सर, बार बार बोल रहे थे वो लोग उन्हें मार डालेंगे। कुछ पता है आपको कौन थे वो लोग जो उसे धमका रहे थे? बताया नहीं जी। क्या आपका बेटा अक्सर इधर उधर से पैसे मांगता रहता है? जी, मेरा बेटा शराब और नशे के लिए कुछ भी कर सकता था। तंग आ चुका था मैं उससे, मैंने उसे पैसे देना बंद किया तो मेरा नाम इस्तेमाल करके लोगों से पैसे उठाता था। लेनदार दरवाजे पे आके खड़े रह जाते थे, बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता था मुझे। सर ज़रूर भाई ने किसी गुंडे या मवाली से पैसे लिए होंगे और फंस गए, इसलिए हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। कोई फोटो लाए आप उनकी?
गोवर्धन अंकल, आप एक काम करें, शाम तक इंतज़ार कीजिए, हो सकता है वापस आ जाए। तब तक हम ये तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं। सर बॉडी के पास से तो कुछ नहीं मिला है और ना ही कोई उसकी आईडी मिली है। सर गुमशुदा लोगों की लिस्ट को चेक किया तो गांधी चौक थाने से एक फोटो आया था सर, विशाल गोयंग का नाम। सर ये लाश के चेहरे से मिला। गांधी चौक थाने को खबर कर दो। जी सर। विशाल! विशाल! विशाल, देख मैं आई हूँ, मेरा बच्चा, आंखें खोल विशाल, विशाल देख मैं आई है, आंखें खोल, विशाल आंखें खोल। हाईवे के पास लाश मिली। आइडेंटिफिकेशन तो कुछ था नहीं, पर आपके थाने से 1 घंटा पहले जो फोटो आई थी हमारे पास, उससे पता चला कि लाश विशाल गोयनका की है। ये गोली देसी कट्टे से चली हुई है। हाँ, सिर्फ एक गोली मिली है बॉडी में। पॉइंट ब्लैक रेंज से फायर किया है, हार्ट की आर्टरी फट गई, ब्लड में ड्रग्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। मर्डर स्पॉट पे भी ड्रग्स मिला डॉक्टर। मौत 24 घंटे पहले हुई है, यानी कल दोपहर 3 से 5 के बीच में। मतलब 20 दिसंबर को। हमारे पास दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक विशाल दोपहर को 1 बजे घर से निकला और आधे घंटे बाद यानी 1:30 बजे उसने दुकान से 2 लाख रुपए उठाए। देखो गोवर्धन, सिर्फ 2 लाख की तो बात है और आपके लिए क्या मुश्किल है। और मौत हुई दोपहर 3 से 5 के बीच में। विशाल पैसे लेने के बाद गांधी चौक से दामोदर नगर गया, जिसके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। लेकिन बॉडी के पास से कोई कैश नहीं मिला है। एक्चुअली विशाल को किसी के पैसे लौटाने थे और उसे पैसे लौटाने के लिए धमकियां मिल रही थी। 2 लाख रुपए कैश थे विशाल गोयनका के पास। और खून भी एक देसी कट्टे से हुआ है सर। पैसे के लिए हुआ होगा। देसी कट्टे का इस्तेमाल हुआ है, मतलब पेशेवर मुजरिम का हाथ है। सर ये भी तो हो सकता है किसी दोस्त का हाथ हो, जैसे वो चरण और बाबू। या तो उन्होंने विशाल को मारा या फिर उन्हें पता है क्या और क्यों हुआ है। उठा लो दोनों को और ड्रग रिंग से जुड़े हर उस आदमी को उठा लो जिस पर जरा सा भी शक है। चरण और बाबू बड़े गांजा मार के हमेशा इधर ही पड़े रहते हैं। चलो पकड़ो उन्हें, चलो उड़ा इन लोगों को। साहब, विशाल का उठना बैठना था हमारे साथ, लेकिन हमको तो यह भी नहीं मालूम कि यह सब कब हुआ। कब की बात है ये? परसों। परसों? परसों? साहब परसों तो हमें मिला भी नहीं था। हाँ साहब,
अम्मा कसम। ओ अम्मा के जनो, ये बोलो विशाल गोयनका को क्यों मारा, और वो 2 लाख रुपए कहाँ हैं जो तुम लोगों ने उससे चुराए? हमें कुछ नहीं मालूम साहब, सच्ची में कुछ नहीं मालूम। इनकी खातिरदारी करो, जरा इनका नशा उतारो। लेके जाने, चलो बंसी विभूषित करा नवनीरदावत पीताम्बरधरुणिबिम्ब फलाधरोष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखा रविबिंद्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। भावना नहीं आई? वो शमशान से ही चली गई। सर, बाबू और चरण का इसमें कोई हाथ नहीं है। दोनों को दिन रात नशे के अलावा कुछ नहीं मालूम। विशाल गोयनका को पैसे लौटाने के लिए धमकियां मिल रही थी। उसके बाप ने उसकी उधारी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे और घर से भी पैसे देने बंद कर दिए थे। इसका मतलब यह है कि विशाल गोयनका ने किसी क्रिमिनल से पैसे उधार लिए होंगे। सर, मैंने खबरियों को पीछे लगाया। 2 लाख रुपए। सिंह, एक बात तो साफ है, जिसको रुपए लौटाने थे वो तो उसे नहीं मरवाएगा। सर, हो सकता है वो पैसे लौटाने गया ही ना हो, सीधा किसी ड्रग्स के अड्डे पे पहुंच गया और वहां पे उन लोगों ने माल देखा और उसे उड़ा दिया। लेकिन सर, कोई भी ड्रग डीलर ऐसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काटेगा क्यों? मामला सीधा नहीं है सिंह, टेढ़ा है। फोन घर पर छोड़कर दुकान से 2 लाख रुपए लेकर गया और मारा गया। लाश के पास ट्रक, बॉडी में ड्रग के ट्रेसेस और देसी कट्टे की गोली। हाँ साहब, सुपारी वाला मामला हो सकता है साहब, पर अभी तक कुछ पक्का नहीं है। हाँ, पर एक खबर है जो शायद आपके काम की हो सकती है। क्या? ये विशाल गोयनका है ना, उसकी बीवी उसे छोड़ के जा चुकी है। कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के बीच। मुझे शक है कि घर के अंदर का भी एंगल है और हम लोग सिर्फ बाहर का एंगल देख रहे हैं। सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं घर के अंदर कुछ गड़बड़ है और ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं? हमारी बहू भावना मेरे बेटे विशाल की नशे की आदत से बहुत तंग आ चुकी थी। ये हमारा पर्सनल मैटर है और हमें नहीं लगता कि विशाल भैया की मौत में भावना का कोई हाथ होगा। मौत नहीं, मर्डर। मिस्टर वीरेन गोयनका मर्डर। मानता हूं आपका भाई भटक गया था और उसके भटकाव का उसके कत्ल से बहुत गहरा ताल्लुक है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई दुकान से 2 लाख रुपए लेकर गया था। न जाने कहाँ कहाँ उधारी करता फिरता था, कैसे कैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। उसके नशेड़ी दोस्त उसके पैसे का फायदा उठा रहे थे, समझ सकता हूँ। 2 लाख रुपए बहुत होते हैं, मानता हूँ, पर उससे कहीं ज्यादा फायदा किसी और को हो सकता है। विशाल की पत्नी भावना कहाँ रहती है? मनमुटाव था। दामाद को शराब और चरस की आदत है, इस बात का तो पता ही नहीं था। बेटी को पता चला शादी के बाद। जब उसके बर्दाश्त की हद हो गई तो वो उसे छोड़कर वापस आ गई। आपकी बेटी से बात कर सकता हूँ? भावना, क्या आप सिर्फ नशे की लत की वजह से अपने पति से अलग हुई थी? जी। 5 साल पहले शादी हुई और 2 साल बाद आप अलग हो गई। उन 2 सालों में आपने कभी विशाल से बात करने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की? एक बार नहीं, बहुत बार की, पर कोई फायदा ही नहीं हुआ।
बेटा सच सच बता, और कोई बात थी? नहीं पापा। बेटा मैं जानता हूं कि तुम मुझसे सच नहीं बोल रही हो। तुमने आज तक इस रिश्ते के बारे में मुझसे कभी सच नहीं कहा। बोल। हाँ साहब, एक पक्की खबर हाथ लगी। ये विशाल बाबू के मर्डर की बराबर सुपारी निकाली गई थी। आगे बोल। बहुत डीप में खोदा साहब, तो पता चला हिस्ट्री सीटर है, संजय नाम है। अपने यही केवड़िया थाने में ही रिपोर्ट है बंदे की। अभी तो अंडरग्राउंड है साहब, पर उसी बंदे को सुपारी मिली थी, पर उस बंदे ने मना कर दिया साहब। मना कर दिया? क्यों साहब? अभी ये तो नहीं मालूम। विशाल गोयनका की पत्नी भावना के सेल रिकॉर्ड्स निकालो, हो सकता है उससे कुछ पता चले। और हाँ साहब, एक और अंदर की खबर है, उसकी बीवी ने उसे सिर्फ चरस और गांजे की वजह से नहीं छोड़ा, कुछ और भी लफड़ा था। कैसा लफड़ा? साहब अभी लफड़ा क्या था ये तो नहीं मालूम, पर हाँ कुछ लफड़ा था जरूर। सर विशाल की बीवी भावना के फोन रिकॉर्ड चेक किए, उसमें कुछ नहीं मिला। इसका मतलब कोई और लफड़ा है, लेकिन लफड़ा क्या हो सकता है? कोई दूसरी औरत या आदमी? और क्या पूछना है आपको? मेरी बेटी बता चुकी है कि उसने अपने पति को क्यों छोड़ा। पिछले 3 साल से वो ना उनसे मिली है ना उनके परिवार वालों से। सिर्फ एक बार गई थी अंतिम संस्कार के लिए, वो भी रिवाज है इसलिए जाना पड़ा। आपकी बेटी ने कभी भी अपने पति से कांटेक्ट नहीं किया, ये रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, हम जानते हैं ये सच है। हमें इनसे सिर्फ ये जानना है कि ये क्या छुपा रही हैं। क्या इनके पति का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर था, या फिर कुछ और बात है जो आप जानते हैं हम नहीं जानते? क्योंकि अगर वाकई कोई और बात है तो हमारे लिए उस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात पक्की है, आपने सिर्फ नशे की आदत की वजह से अपने पति को नहीं छोड़ा, राइट? मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। पति पत्नी का जैसा रिश्ता होता है वैसा रिश्ता हम दोनों के बीच कभी था ही नहीं। शादी के बाद पता चला कि सिर्फ माँ बाप के कहने पर उन्होंने मुझसे शादी की थी। कोई दूसरी औरत थी उसकी जिंदगी? शादी क्यों की मुझसे? अगर चाहते नहीं थे तो मुझसे शादी क्यों की? मैंने अपनी मर्जी से नहीं की। अपनी मर्जी से नहीं की तो अपने घर वालों को बताना था। अरे मुझे ही बता देते। चाहती क्या हो मुझसे? वही जो एक पत्नी अपने पति से चाहती। आप क्यों मुझसे इतना दूर रहते हो? क्यों मुझसे कभी बात नहीं करते? क्या शराब और ड्रग्स के अलावा आपको कुछ अच्छा नहीं लगता? और अगर ऐसा ही था तो मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, सच कह रहा हूँ। मुझे इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? क्यों? क्या रीजन है? सच बताइए, सच बताइए प्लीज, सच बताइए। क्यों इंटरेस्ट नहीं था विशाल को? उन्हें औरतों में दिलचस्पी नहीं थी। ये बात मैं किसी से कहना नहीं चाहती थी, अपने घर वालों से तो बिल्कुल भी नहीं। वो ड्रग एडिक्ट थे, यही वजह काफी थी उनसे अलग होने की, और मैं अलग हो गई।
भी ये बात पता चली थी। हमारा दिल तो ये बात मानने के लिए राजी ही नहीं था। अमरनाथ जी, आपके बेटे का खून हुआ। यह खून या तो किसी दुश्मनी की वजह से किया गया, या फिर किसी लालच में, या फिर कोई है जिसे आपके बेटे विशाल की मौत से फायदा ही फायदा हो। आप कहना क्या चाहते हैं? आपका पूरा परिवार विशाल से नाखुश था। हमारा बच्चा था, औलाद थी हमारी। आपके उस बच्चे की आपके फैमिली बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फैमिली बिजनेस के इनफैक्ट उसको तो फैमिली मेंबर्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और कोई तो है जिसे उसे इस दुनिया में रखने में दिलचस्पी नहीं थी। वो जिस तरह था, जैसे भी जीता था, हमारा बेटा था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें परिवार में से किसी का हाथ था, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस गोयनका फैमिली के अंदर बाहर की सारी डिटेल्स ढूंढ निकालो। कोई नहीं बचना चाहिए, माँ बाप भाई कोई भी। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो हमें ना पता हो। यस सर, घर का ही कोई है जो ये गेम खेल चुका है, पक्का है। बेटा, कुछ पता है तुम्हें? ऐसा कुछ भी विशाल की मौत के बारे में पता है तुम्हें कि विशाल को किसने मारा? नहीं पापा। हाँ साहब, संजय यहाँ पर है, गुलबहार रेस्टोरेंट में साहब, ये सेवादान रोड पर साहब। सब सच्ची में मुझे नहीं पता कि मर्डर किसने किया साहब। अभी तो मैंने तुमसे कुछ पूछा भी नहीं और तो सीधा मर्डर पे आ गया। वो साहब विशाल गोयनका का खबर मैंने अखबार में पढ़ा था, तभी मैं समझ गया था इसमें मैं जरूर फंसेगा। लेकिन साहब माँ कसम मैं सच कह रहा हूँ साहब, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे फोन पे सुपारी मिली थी, लेकिन वो ऑफर मैंने मना कर दिया साहब। क्यों? तू तिरुपति हो गया है? कसम खाई है कि आज के बाद मर्डर शर्डर नहीं करेगा, या तेरी अंतरात्मा जाग गई? नहीं साहब, उस दिन मैं जेल से बाहर निकला, ऊपर से गोयनका परिवार के बेटे की सुपारी। बड़े लोग हैं, सोचा हाथ डालूंगा तो बचूंगा नहीं। चलो मान लिया कि तुमने सुपारी ली नहीं, पर सुपारी दी किसने ये तो बता। 50,000 का ऑफर था उसको खत्म करने के लिए। सुपारी किसने दी?
उसको पता चल गया कि विशाल जी को मारने की सुपारी दी गई थी। कितनी बार उसे समझाया सुधर जा। अरे जिंदगी में नशे के अलावा और सारी बहुत चीजें हैं, लेकिन नहीं। बड़ा बेटा था ना, इस लड़के को देख, छोटा है पर कितना समझदार है। विशाल क्यों नहीं था ऐसा? उस दिन मैं जेल से बाहर निकला, ऊपर से गोयनका परिवार के बेटे की सुपारी। बड़े लोग हैं, सोचा हाथ डालूंगा तो बचूंगा नहीं। चलो मान लिया कि तुमने सुपारी ली नहीं, पर सुपारी दी किसने ये तो बता। 50,000 का ऑफर था उसको खत्म करने के लिए। सुपारी किसने दी? केवड़िया थाने के लॉक में मुझे अश्विन मिला। अश्विन कौन? वो सुपारी लेता है। बात को घुमा मत, सीधा मुद्दे पे आ वरना तोड़ डालूंगा। क्या साहब मुझे अंदर क्यों कर रहे हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अरे खुश हो अंदर कर रहे हैं, अंदर रहेगा तो कुछ करेगा भी नहीं, समझे? तेरा रिकॉर्ड भी साफ रहेगा, सफेदी की चमकान, समझा? चल जा अंदर, धो ले अपने पाप। अरे साहब मुझे कब छोड़ोगे? मेरा तो मैटर एकदम क्लियर है। बहुत खुजली हो रही है बाहर जाने की, चुपचाप बैठ अंदर। साहब का ऑर्डर आएगा तब छूटेगा तुम। तो आज बाहर जा रहा है क्या? हाँ, लेकिन साहब का ऑर्डर मिले तब ना। एक काम करेगा क्या? इधर बोल। देख, मुझे एक काम करना था लेकिन मैं तो अंदर हो गया। तो तू करेगा? अच्छा माल मिलेगा। काम क्या है और माल कितना मिलेगा? देख, तुझे बाहर जाकर एक फ़ोन करना है बस। और काम क्या है? तू फ़ोन तो कर, सब पता चल जाएगा। अश्विन ने मुझे एक फ़ोन नंबर दिया था, बाहर आकर उसको फ़ोन लगाया। हेलो, संजय बोल रहा हूँ। कौन संजय? वो अश्विन है ना, वो बोला तुमको फ़ोन करने को। वो किधर है? वो अंदर गया और मैं बाहर आने वाला था, इसलिए उसने मेरे को बोला तुमको बोलने के लिए कि वो काम नहीं कर पाएगा। अब वो काम मैं करूँगा। तू करेगा? काम क्या है और तुम कौन हो? मैं कौन हूँ इससे तुझे क्या? काम सुन, एक आदमी को टपकाना है। किसको? विशाल गोयन का नाम है। आज दोपहर इधर दामोदर नगर में आने वाला है। गोयन का बोले तो जौहरी वाला कनेक्शन है क्या? तुझे उससे क्या लेना देना? तू आम खा, पेड़ मत गिन। करेगा? नहीं भाई, अपने को इस लफड़े में पड़ने का नहीं है, और वैसे ही मैं मर्डर का डील करता नहीं हूँ। बस इतनी बात हुई थी साहब, और कुछ मालूम नहीं। मैंने वो फ़ोन किया और लफड़े में फंस गए। 3 हिस्ट्री शीटर्स इस केस से जुड़े हैं। विशाल दामोदर नगर खुद नहीं गया, कोई उसे लेकर गया। लेकिन क्यों? सर ये अश्विन अभी भी केवड़िया थाने की कस्टडी में है। ये अश्विन बोलेगा तो बहुत कुछ खुलेगा। फैमिली के फोन रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? कल तक मिल जाएंगे सर। चल। कौन मैं? हाँ तू ही, और कौन? क्या साहब छोड़ रहे हो क्या? नहीं, धुलाई करनी है तेरी। अबे चल। संजय को किसका नंबर दिया था? किससे बात करने के लिए बोला था? कपिल नारायण साहब। कौन कपिल नारायण? साहब वो छोटा मोटा सुपारी लेता है साहब। कोई फालतू स्टोरी मत बनाना वरना तेरे दांत तोड़ दूंगा। बोल, ये कपिल नारायण कौन है और इसने विशाल गोयनका की सुपारी क्यों दी थी? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इतना ही पता है। वो कपिल नारायण ने कहा था कि विशाल गोयनका दामोदर नगर आएगा और उसको वहीं उड़ाना है साहब। 25? दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे 50 मिलेगा। आगे समझ रखा क्या मुझे? देख, विशाल गोयनका इस शहर के सबसे बड़े जौहरी का बेटा है और 1 लाख से कम तो तू लेगा नहीं, इसलिए 50 से कम में काम नहीं करूँगा। ठीक है, 50 मिलेगा और काम 20 दिसंबर को होना चाहिए। कहाँ? यहाँ दामोदर नगर में। कोई विशाल को इधर लाएगा, ठीक है? काम होने से पहले 25 सुबह मैं तुझे देगा, बाकी काम होने के बाद 25। और कट्टा? कट्टा कौन देगा?
देखो कट्टे का इंतजाम तुम्हें करना पड़ेगा, मैं झमेले में पड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है? बस साहब इतनी बात हुई थी साहब। मुझे नहीं पता कि विशाल गोयनका को उधर कौन लाने वाला था साहब। मेरी तो हाजिरी थी, कोई चोरी वोरी हुई थी, उस चक्कर में मुझे अंदर कर दिया। मैं तब से अंदर ही हूँ साहब। सर कपिल नारायण दामोदर नगर का हिस्ट्री शीटर है, उसका फोन भी स्विच ऑफ दिखा रहा है। खबरें लगाओ उसके पीछे, पता करो कट्टा कहाँ से मिला, ट्रक कहाँ से मिली। दामोदर नगर पुलिस का विशाल गोयनका के पास से ड्रग मिली थी, किसने तो सप्लाई की होगी। यस सर। सिंह, विशाल गोयनका एक रेगुलर ड्रगी था, तो फिर वो दामोदर नगर क्यों गया? हो सकता है उसे कोई जान पहचान वाला वहां पर लेकर गया और जान बूझ कर लेकर गया। माँ जी, माँ जी, मैं दुकान जा रहा हूँ, डब्बा दे। ठीक है। अमरनाथ गोयनका, सुमित्रा गोयनका और वीरेन गोयनका, तीनों के फोन रिकॉर्ड से ऐसा कुछ नहीं मिला जिस पे जरा सा भी शक। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कॉल नहीं है जिस पे उंगली उठ सके। विशाल गोयनका की पत्नी भावना, उसके फोन रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला। ऐसे दो लोग हैं जिनको विशाल गोयनका की मौत से फायदा हो सकता है। पहला घर का छोटा बेटा वीरेन गोयनका, बड़े भाई की मौत से बाप की प्रॉपर्टी का वो अकेला वारिस बनता है, और दूसरा उसकी बीवी। सर आपको अभी भी भावना पे शक है? सिंह, दो बातें गौर करने लायक है। एक इज्जतदार फैमिली का बड़ा बेटा नशेड़ी था, दूसरा उसकी निजी जिंदगी में लफड़ा था, उसको औरतों में दिलचस्पी नहीं थी। इन दोनों बातों का असर सीधा सीधा फैमिली की इज्जत पर पड़ता है। मतलब विशाल गोयनका का अपनी फैमिली से रिश्ता बहुत उलझा हुआ होगा। विशाल गोयनका खानदान की इज्जत पर लगा एक धब्बा था, और यह धब्बा जो कि उसकी मौत से ही मिट सकता था। मतलब घर की इज्जत बचाने के लिए विशाल के जाने से अगर किसी को फायदा था तो सिर्फ फैमिली को। सिंह, घर में कोई तो है जो बहुत कुछ जानता है या फिर सब कुछ जानता है और छुपा रहा है। मुझे सचमुच पता नहीं था मेरा बेटा कहाँ जा रहा है। काश मैं उसे उगलवा सकती। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होना है तो मैं मेरे बच्चे को कभी जाने नहीं देती। आपका बेटा मौत के मुंह में खुद नहीं गया, कोई लेकर गया उसे। यह खून एक साजिश है। आपके बेटे की सुपारी दी गई। सुपारी समझती हैं आप? किसी पेशेवर मुजरिम को पैसे देकर आपके बेटे को मरवाया गया है। इसलिए अगर आप कोई ऐसा सच जानती हैं जो हमसे छुपाया जा रहा है तो प्लीज बताइए। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। जितना जानती थी उतना सब बता दिया है आपको। क्यों झूठ बोलूंगा साहब? 27 साल से सेठ जी के साथ काम कर रहा हूं, उन्हीं का नमक खाया। उनके बड़े बेटे विशाल जी कई बार मुझसे पैसे ले जा चुके हैं, वीरेन भी लेता रहता है। बच्चे थे तब से देखा उन्हें साहब, अंकल कहते हैं मुझे। गोवर्धन जी, इसका मतलब यह है कि आप गोयनका परिवार के फैमिली मेंबर की तरह हैं। जी। अब ये बताइए कि विशाल गोयनका के मरने से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ होगा? गोवर्धन जी, गोवर्धन जी, सवाल तो समझ में आया ना? बड़ा अच्छा परिवार है साहब, इज्जत वाले लोग हैं। उनमें से कोई भी ऐसा काम क्यों करेगा साहब? आप गलत सोच रहे हैं साहब। मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ। विशाल गोयनका के मरने से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ होगा?
क्योंकि उसे मारने के लिए 1 लाख की सुपारी दी गई थी। 1 लाख की। अब कोई किसी को मारने के लिए ऐसी तो सुपारी नहीं देगा। और उस दिन विशाल ने आपसे 2 लाख रुपए लिए थे किसी को देने के लिए, सही बोल? जिस दिन वो दुकान से आपसे 2 लाख रुपए लेकर गया उसी दिन वो मारा गया। अब जिसने उससे रुपए लेने होंगे वो तो उसे मरवाएगा नहीं, क्योंकि उसके पैसे डूब जाएंगे। अब 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो विशाल गोयनका को किसी फैमिली मेंबर ने मारा, या फिर उनकी फैमिली के किसी दुश्मन ने। अब ये दुश्मनी वाला एंगल हम अच्छी तरह से जान चुके हैं, और हमारी जानकारी के मुताबिक अमरनाथ गोयनका का बिजनेस में कोई दुश्मन नहीं था, या कम से कम इतना बड़ा दुश्मन तो कोई नहीं था जो उनके बेटे को जान से ही मरवा दे, क्योंकि उनके नशेड़ी बेटे को तो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ, विशाल गोयनका को मरवा कर सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? साहब दोनों भाई एक दूसरे से कम ही बात किया करते थे। ये भाई भाई की बात छोड़, सच बता, विशाल गोयनका को किसने मारा? साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, नौकर हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। भाई भाई कम बात करते थे तो क्या भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन थे? एक भाई ने दूसरे भाई को मरवा डाला? नहीं साहब, ये नहीं हो सकता, सच्ची मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। विशाल गोयनका को उसकी बीवी भावना ने मरवाया? नहीं पता साहब, उनकी बीवी को उन्हें छोड़े तो 3 साल हो गए। तू उस घर में 8 साल से नौकर है, कहीं कोने में कुछ जलता होगा तो उसकी बू तो तेरे नाक में भी आती होगी ना। विशाल भैया को लेकर के घर के सारे लोग परेशान थे, उनकी बीवी भी उनसे बहुत नाराज थी, क्योंकि इन लोगों ने शादी के पहले उसे कुछ भी नहीं बताया था। हाथ जोड़ता हूँ बहू मैं तुम्हारे, मत जाओ इस घर को छोड़कर। हम दुनिया को क्या कहेंगे? और मैं अपने परिवार से क्या कहूंगी, ये सोचा आपने? ये भी तो नहीं कह सकती ना कि विशाल को औरतों से। क्या करूं मैं यहाँ रहकर बाबूजी? आपका बेटा आपसे सच्चा है, कहता है कि आप लोगों के कहने पर उसने शादी की है, और आप दोनों सब कुछ जानते हुए भी ये रिश्ता करवाया आपने। नहीं बेटा, हम नहीं जानते थे विशाल में ऐसा भी ऐब है, हम तो बस उसके नशे के बारे में जानते थे। वो भी तो छिपाया आपने मुझसे, मेरे परिवार से। बेटा हमें ये उम्मीद थी कि शादी के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आपकी इस उम्मीद में मैं सूली चढ़ गई बाबूजी। आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। सॉरी बाबूजी, मैं आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। मुझे गुस्सा उन पर नहीं, गुस्सा मुझे आप पर आता है। सबसे बड़े गुनहगार आप हैं, सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे शादी के बंधन में बांधा। मैं उन्हें तो माफ कर सकती हूँ, पर आप लोगों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं यहां से जा रही हूँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। साहब मेम साहब को गुस्सा भैया पे नहीं था, बाकी सब पे था, फिर भला वो क्यों मारेंगे उन्हें? आप लोगों का दिमाग ठिकाना है? आप लोग मेरी बीवी से, मेरे नौकर से, मेरे मैनेजर से पूछताछ कर रहे हैं। सर हम अपना काम कर रहे हैं, हम हर उस आदमी से पूछताछ करेंगे जो आपके बेटे, सुना, जो आपके बेटे के बारे में इतनी सी भी बात जानता है जिससे हमें ये पता चले कि उसका कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप लोग मेरी और मेरे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सर हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपके बेटे का खून हुआ है और उसके खूनी को ढूंढना हमारा फर्ज है। तो जाइए ढूंढिए खूनी को।
मेरे परिवार की इज्जत पे कीचड़ मत उछालिए। अमरनाथ जी, हम आपके परिवार की इज्जत पर कीचड़ कैसे उछाल सकते हैं? हमें तो ये भी पता नहीं कि आपको अपने परिवार पर किस कीचड़ के लगने का इतना डर है। सोचिए, विशाल आपका बेटा था, वो जैसा भी था, वो सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, वो सिर्फ अपनी लाइफ के साथ खेल रहा था। वो जो कर रहा था उसका असर उस पर या आपके परिवार की इज्जत पर पड़ रहा था। फिर उसका खून क्यों? अब ये काम या तो उसकी बीवी कर सकती है या फिर किसी ने घर की इज्जत बचाने के लिए किया, या फिर किसी को उस पर इतना गुस्सा आया कि उसने उसे जान से मार दिया। खून की वजह मुझे पता हो या ना हो, लेकिन इतना समझ चुका हूं कि खून का मकसद बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही है। आपके बेटे विशाल के कत्ल के पीछे आपके घर के किसी सदस्य का ही हाथ है। उस साइड में एक चीकू का बाग है। हाँ तो क्या है उधर? उधर एक खंडहर है। अबे सीधे सीधे पॉइंट पे आना। उस खंडहर में एक छोटा सा झोपड़ा है, उधर नाइक मिलेगा, उसको मालूम है। देख बे, अपने को किसी फालतू लफड़े में नहीं पड़ने का है। तेरा नाम नहीं आएगा। पुलिस सिर्फ पार्टी का नाम जानना चाहती है जिसने सुपारी दी थी। और हाँ, मैं जानता है कि कट्टा कपिल नारायण ने खरीदा। और ड्रग्स किसने खरीदी थी? जो दामोदर नगर में विशाल गोयनका को मारने से पहले उसे दी गई। मरवाना क्यों चाहते थे मालूम नहीं, और वैसे ही उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। ड्रग्स किसने खरीदी थी? प्रकाश, उनके घर का नौकर। चलो। पुलिस ने प्रकाश को हिरासत में ले लिया। इतना आइडिया तो था कि घर का कोई मेंबर ही इसमें शामिल होगा, और घर का सबसे वफादार नौकर इसमें शामिल होगा यह नहीं पता था। चल, अब ज्यादा नाटक मत करना और झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तेरे सेल रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। मर्डर की दोपहर 2:30 से 5 बजे तक तेरी हर मोमेंट की खबर हमारे पास है। पहले तू तीरथ सर्कल गया जो गोयनका निवास के पास है। हमें शक है वहां से विशाल गोयनका को अपने साथ लेकर फिर तू दामोदर नगर गया, क्योंकि तू उस वक्त दामोदर नगर के उसी इलाके में था जहां पर विशाल गोयनका का मर्डर हुआ। अब सच की उल्टी कर डाल, वरना तेरे हलक में हाथ डालकर पूरा सच बाहर निकालूंगा। भैया, क्या है? विशाल भैया, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरे को जरा भी अच्छा नहीं लगता। आप ये नशा पाने के लिए इधर उधर मारे मारे घूमते रहते हो।
अब क्या इस घर के नौकर का भी भाषण सुनना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं विशाल भैया। मेरी क्या औकात है जो मैं आपको भाषण दूँ? मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरे को मालूम है बड़े मालिक आजकल आपको पैसे नहीं दे रहे। विशाल भैया, मेरे पास एक रास्ता है। एक चरस गांजा बेचने वाले को मैं जानता हूँ। मेरा कर्जा है उसके ऊपर और वो दे नहीं पा रहा है। हाँ, लेकिन बदले में नशे का माल देने को राजी हो गया है। और वो भला मैं लेकर क्या करूँगा? मतलब मेरे किस काम का है ना विशाल भैया? आप चाहो तो रख लो, इसी बहाने मेरे पैसे भी वसूल हो जाएंगे। माल का है? एक दोस्त के घर पे बहुत सारा माल है। तो जाके लेके आओ उससे। अरे नहीं भैया, मैं खुद आपको वहाँ लेके चलूँगा। सच में बहुत सारा माल है। ठीक है, कल देखते हैं। कल दोपहर को चलते हैं, मैं लेके चलूँगा आपको। ठीक है। प्रकाश तो 7 बजे तक आ जाएगा ना? हाँ माँ जी, बस घंटे 2 घंटे का काम है, निपटा के आ जाऊँगा। आप चिंता मत करो। और रात का खाना? आ जाऊँगा, तब तक आकर बना लूँगा। माँ जी आप बिल्कुल ही चिंता मत करो, ठीक है? ठीक है। विशाल भैया मैं तीरथ चौक पे आपका रात देखता हूँ, जल्दी आ जाना। और हाँ, मोबाइल वोबाइल मत लाना। विशाल भैया माँ जी को भी कुछ मत बताना। अगर माँ जी को पता चल गया कि मैंने ही माल दिलवाया है, मेरी तो छुट्टी ही समझो। मैं चलता हूँ विशाल भैया, आ जाइएगा। हाँ, कुछ जवाब तो दे, कहाँ जा रहा है? कुछ काम है। अरे विशाल भैया, ये मेरा जिगरी दोस्त कपिल भाई, आपको बताया था रात को। माल का है? ये तो गया काम से, काम खत्म करें। कपिल को मैं पहले से ही जानता था। हम दोनों सुपारी नक्की नहीं कर पाए तो हम दोनों सोचा ये काम हम ही कर डालते। तेरे फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से तू 1:15 बजे तीरथ चौक गया, फिर वहां से दामोदर नगर गया। गोयनका निवास से गांधी चौक की दुकान का फासला 20 मिनट का, सिर्फ 20 मिनट। अब ये बता,
विशाल गोयनका दुकान पर कब आया, उसने रुपए कब उठाए और वो रुपए कहाँ हैं? कहाँ हैं वो 2 लाख रुपए? साहब विशाल भैया तो रुपए लेने गए ही नहीं, उनके पास तो रुपए थे ही नहीं। फिर गोवर्धन ने क्यों कहा कि विशाल रुपए लेने आया था? ये काम उन्होंने ही करवाया है। प्रकाश सुन, तीरथ सर्कल है ना, वहाँ कृष्णा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर आ जा। बात क्या है गोवर्धन जी? तो मिल, फिर बताता हूँ। साहब चक्कर क्या है? सवाल मत कर। घर में सेठानी जी को बहाना बनाकर निकलना, बताना मत कि मुझसे मिलने आ रहा है। हाँ ठीक है साहब। हम 4 बजे, लेट मत करना। प्रकाश, तू किसी ऐसे आदमी को जानता है जो पैसे लेकर किसी की जान ले सके? ये आप क्या बोल रहे हो? जानता है या नहीं? मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। 2 लाख मिलेंगे, सोच ले। काम क्या है, किसको ठिकाने लगाना है? विशाल जी का। खुद करना है खुद कर ले, किसी और से करवाना है वो भी देख ले। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सवाल मत पूछ। 2 लाख मिलेंगे, करेगा? साहब मेरे को काटो तो खून ना निकले, ये हाल था मेरा। और ऐसे में मैनेजर साहब सुपारी दे रहे थे, कसम से खोपड़ी खिसक गई। फिर सोचा साला कब मिलेगा इतना पैसा, रकम बड़ी थी। मैंने साहब हाँ बोल दिया। गोवर्धन विशाल को क्यों मरवाना चाहता था? वो तो मेरे को नहीं मालूम, मैंने उसे पूछा भी था, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। गोवर्धन जी, बहुत गोल गोल घुमाया आपने, अब बोलिए माजरा क्या है? ये सच है साहब, विशाल जी को मैं नहीं मरवाया। यही सच है साहब। क्यों? विशाल जी मरने ही वाले थे, आज नहीं तो कल। उनके जीने का किसी को क्या फायदा था? और उनकी मौत से किसी को क्या फायदा था? सच बोलिए, क्या वजह थी? यही वजह थी सर। गोवर्धन जी, आप 27 साल से गोयनका परिवार में नौकर हैं, जानता हूँ। आपकी गोयनका परिवार में बड़ी इज्जत है, मानता हूँ। इसलिए खामोश रहकर अपनी वफादारी का सबूत दे रहे हैं। किसे बचा रहे हैं? विशाल के बाप, माँ या भाई को, या फिर उस पत्नी को जो 3 साल पहले ही विशाल को छोड़कर चली गई थी? प्रकाश, हमारा नौकर 8 साल से हमारे घर में काम कर रहा है, उसने विशाल का खून करवाया। और अब मैनेजर, 27 साल से वो हमारे यहाँ है, विशाल उनकी गोद में खेला है। क्यों किया उन्होंने ऐसा? किसके कहने पर? आखिर कौन हमारे बेटे को मरवाना चाहता है? कौन है इसके पीछे? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा।
गोवर्धन जी, एक बेकसूर इंसान मारा गया है। मानता हूं उसका जीने का ढंग अलग था, मानता हूं वो कुछ ऐसा कर रहा था जिससे परिवार की इज्जत पर आंच आ रही थी, पर फिर भी किसी को क्या हक है कि उसकी जान ले ले? ये खामोश रह के आप जिस गोइंका परिवार के लिए वफादारी निभा रहे हैं ना, वो विशाल भी उसी गोइंका परिवार का बेटा था। बोलिए, विशाल गोइंका का कातिल कौन है? सर, गोवर्धन मेरा सबसे वफादार आदमी है। वो मेरे या मेरे परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो अब आप ही बता दीजिए, खून किसने करवाया? मैंने ही गोवर्धन को कहा कि विशाल को खत्म करवा दो। उसके बाप ने ही कहा कि उसे खत्म कर दो। उम्मीद ही नहीं कि मेरे बेटे विशाल में कभी समझ आएगी। वो बदलेगा, ऐसा कभी होगा नहीं। पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और उसके सुधरने की कोई उम्मीद मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ये लड़का परिवार की सारी इज्जत मिट्टी में मिला के रहेगा। खाली हाथ आया था मैं इस शहर में, कारोबार मैंने खड़ा किया, पैसा कमाया, नाम कमाया, शौहरत कमाई, लेकिन इस सबको विशाल मिट्टी में मिला के रहेगा। सेठ जी, बात क्या है? एक काम करोगे गोवर्धन? आपके लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा सेठ जी। आपके मन की शांति के लिए, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी सेठ जी। गोवर्धन ने तो वही किया जो मैंने उसे करने कहा। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। अगर इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो अकेला मैं ही। अमरनाथ जी, विशाल के पिता होने के नाते आपको यह हक नहीं मिल जाता कि आप अपने बेटे की जान ले लो। मैं मानता हूं विशाल का जीने का ढंग अलग था, आपको नापसंद था, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप उसकी जान ही ले लो। आपके जिस्म के किसी हिस्से में अगर कुछ तकलीफ हो, आपके हाथ में, आपके टांग में, तो आप अपने हाथ या पैर का इलाज करवाओगे या उसे काट के फेंक दोगे। विशाल जैसा भी था आपका बेटा था, आपका अपना खून। वो भटक गया था, उसे रास्ते पर लाना आपका फर्ज था, पर आपने तो उसे इस दुनिया से खत्म कर दिया। बहुत गलत किया अमरनाथ जी, आपने बहुत गलत किया। विशाल के पिता अमरनाथ, मैनेजर गोवर्धन और नौकर प्रकाश, इन सब को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। केस के रहस्य पर से पर्दा उठ जाने के कुछ ही दिनों बाद पुलिस के हाथ कपिल नारायण भी लगा, जिसे खून की सुपारी दी गई थी। पुलिस चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर रही है। विशाल अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था,
और विशाल का परिवार उसकी वजह से एक लंबे अरसे से परेशान था। माँ लाख कोशिश करती रही कि बेटा सही राह पर आ जाए, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा असर पिता पर हो रहा था। उन्हें समाज में अपना नाम, अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा के मिट्टी में मिल जाने का डर था। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि नशा, चाहे वो किसी नशीले पदार्थ का हो या शराब का, एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद करता है। लेकिन ये बात वो इंसान नहीं समझ पाता है जो नशे का आदी हो चुका होता है। नशे पर पाबंदी लगाने से या कानून बना देने से ये समस्या हल नहीं होती। पाबंदी से आजादी पर ताला नहीं लगता, बल्कि बगावत का गुबार उठता है। फिर चाहे आजादी के रास्ते का अंत कितना ही दुखद क्यों ना हो। इस केस में समाज में एक पिता की प्रतिष्ठा की कीमत एक जवान बेटे को चुकानी पड़ी। ना सिर्फ नशा, बल्कि शारीरिक संबंधों को लेकर विशाल का सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ जाना पिता से बर्दाश्त नहीं हुआ और परिवार की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने बेटे की जान ले ली। ये ना तो कोई उत्तर था और ना ही किसी समस्या का समाधान। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी इंसान की जान लें, चाहे वो हमारी मान्यताओं, हमारी सोच के दायरे में फिट बैठता हो या नहीं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अपने आप को किसी भी नशे का गुलाम न बनने दें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।